नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ। और मैं विजय यादव फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम व्यंजनों के और स्वरों के कुल वर्णों को पढ़ेंगे। टोटल कितने वर्ण हुए हैं, तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम अयोग्यवाह वर्ण पढ़ेंगे और समझेंगे। एक विद्यार्थी का कमेंट भी आया था कि सर आपने अम और आहा तो पढ़ा ही नहीं। पहले हमने इसलिए नहीं पढ़ा है अम और आहा क्योंकि अम और आहा यानी कि ये दो वर्ण अम और आहा ना तो ये स्वर है और ना व्यंजन वर्ण है, इसलिए ना तो इन्हें स्वरों के साथ पढ़ा सकते थे और ना ही हम इन्हें व्यंजनों के साथ पढ़ा सकते थे। इसलिए इन्हें अलग ही वर्ग में रखा है और उसे बोलते हैं अयोग्यवाह वर्ण। तो पेन और कॉपी आप अपने हाथ में ले लीजिए और प्रश्न लिखिए। प्रश्न है अयोग्यवाह वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो अम और आहा ये दोनों वर्ण ना स्वर हैं और ना व्यंजन, परंतु इनका उच्चारण स्वर आ के बिना नहीं किया जा सकता है। ये जो स्वर है छोटा आ मूल स्वर, इसके बिना इन अयोग्यवाह वर्णों का उच्चारण असंभव है, इसलिए तो इसका नाम पड़ा है अयोग्यवाह। नाम भी इसलिए अयोग्यवाह वर्ण। आप देखना इसमें आ का योग हो जाता है, आ आते इसमें योग हो जाता है, इसलिए से बोलते हैं अयोग्यवाह इन दोनों को। तो इसकी परिभाषा है कि अम और आहा ये दोनों ना स्वर है ना व्यंजन है, परंतु इनका उच्चारण आ के बिना नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए अम और आहा दोनों वर्ण अयोग्यवाह वर्ण है। तो उम्मीद है आपने प्रश्न और उत्तर को लिख लिया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। इन अयोग्यवाह वर्ण दो होते हैं, अम और आहा। तो अम में सबसे पहले अम का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, या तो विद्यार्थी अपनी कॉपी में नोट करता चले कि अम में जो है पहला है अम। इस अयोग्यवाह वर्ण का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। कैसे? एक तो बिंदी के रूप में, इस तरह से आपने हिंदी पुस्तक में देखा होगा बिंदी के रूप में। और दूसरा है चंद्र बिंदु के रूप में। चंद्र बिंदु उसका कैसा संकेत है? इस तरह से आपने देखा हो, ऊपर आगे चंद्राकार होता, बीच में एक बिंदी होती है, इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु और इसे बोलते हैं बिंदी या फिर बिंदु भी बोल सकते हैं। तो इसका अम का प्रयोग अम का दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है हिंदी पुस्तक में, आपने पढ़ा होगा। एक तो बिंदी के रूप में और दूसरा चंद्र बिंदु के रूप में। तो इसकी भी परिभाषा होती है कि बिंदी की क्या परिभाषा? तो इसका उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है विद्यार्थी? नाक से। उदाहरण के तौर पे आपने देखा गंगा, तो बीच में हल्का सा आपको महसूस होता होगा नाक के रूप में, गंगा। डंडा, तो आपने देखा होगा ये जो ऊपर लगी बिंदी है, ये इसकी उदाहरण है, गंगा, गंगा, इस तरह से। तो इसका उच्चारण, बिंदी का उच्चारण नाक से हुआ, बोलने में आप थोड़ा सा महसूस कर रहा हो। अरे चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। आप एक शब्द बोल के देख लीजिए, चांद। इसका क्या उदाहरण है? चांद। चांद के ऊपर चंद्र बिंदु देखी होगी आपने, पांव। इस तरह से पांव को देखा होगा लिखा। चांद तो हल्की सी नाक से भी ध्वनि आती है और मुंह से भी आती है। तो चंद्र बिंदु के नाक उच्चारण नाक और मुंह से करते हैं और बिंदी का उच्चारण नाक से करते हैं। ये तो हो गई अम की। अब बात करते हैं आहा।
ये संस्कृत विषय में इसका कुछ ज्यादा ही प्रयोग किया जाता है। तो हम आहा, ये दोनों आहा के सामने आप डैश लगा लें और लिख लें। इसमें इसका चिन्ह दो बिंदी होती हैं, इस तरह से पीछे लगी है, दो बिंदु है, और इसे का जो उच्चारण है वो हा के रूप में होता है। आपने संस्कृत विषय में जरूर देखा होगा, विसर्ग जिसे कहते हैं। जैसे कि अब हिंदी में अपन हिंदी में ही पढ़ लेते हैं, किस तरह से शब्द आपने पढ़ा होगा, नमः, प्रातः, इस तरह से आहा का उपयोग किया जाता है। दुख के बीच में भी ये लगी रहती है आहा की दो बिंदु, आपने देखी होगी। तो ये था अयोग्य वर्णों के अम और आहा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अम और आहा का प्रयोग। तो आइए अब हम हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण को समझें। किस प्रकार 52 वर्णों को हमने पढ़ा और समझा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वर 11 होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण 4 होते हैं। अनुनासिक या अयोग्य वर्ण 2 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण भी 2 होते हैं। इस प्रकार कुल हिंदी व्याकरण में 52 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे, हमने जो प्रथम वीडियो बनाया था उसमें कुल 52 वर्णों को जाना था, फिर हमने बताया था। हम अंतिम भाग में बताएंगे किस प्रकार से 52 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको हिंदी व्याकरण समझ में आई होगी विद्यार्थियों, और आप अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि अब हम आने वाले समय में संधियां पढ़ेंगे, तो संधियों में इन वर्णों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, हमने 52 वर्णों को समझा, पढ़ा और उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। ये तो था सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी हिंदी व्याकरण में पाठ्यक्रम जैसा रहता। लेकिन क्या है, कंपटीशन लेवल पे इन वर्णों के अलावा भी कुछ वर्णों का बारे में बताया गया है, उस पर आज हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ये सब तो आपके 52 वर्ण हो चुके हैं, इस पर आप कंफ्यूजन नहीं होना विद्यार्थियों, बस हो गया। अब क्या है, कुछ और भी है जिनमें व्यंजन जिनकी परिभाषा भी होती है, आज हम वो पढ़ेंगे। यूं का है एक्स्ट्रा में, ठीक है, क्योंकि वो कब आते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में या कंपटीशन लेवल पे। तो देखिए, सबसे पहले एक होता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन तो आप लिख लें, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। उम्मीद है आपने प्रश्न को लिख लिया होगा। तो आप उत्तर लिखिए। जब दो समान व्यंजन वर्णों के मिलने से नया व्यंजन वर्ण बनता है, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। समझिए परिभाषा को। जब दो समान वर्ण होने चाहिए, दो समान वर्णों के मिलने से एक नए वर्ण बनता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कैसे, आपने देखा हुआ कभी एक शब्द लिखा जैसे टक्कर, देखा ये शब्द, इसके बीच में देखो दो वर्ण हैं, दोनों क्या है, समान है कि नहीं, यानी कि एक काम है एक और का मिल जाना। इस तरह से इस का निर्माण हुआ, टक्कर। ऐसे हम उत्तर, उत्तर में भी बीच में दो ता है, एक आधा है एक पूरा होता, ये आप समझ रहे हो। जैसे एक आधा ता होता है और एक पूरा ता। तो इस तरह से आप लिखते हैं। हम लिखेंगे उत्तर, तो इस तरह से एक उत्तर शब्द का निर्माण हो जाता है। आपने देख लिया होगा। तो ये थे द्वित्व व्यंजन। आपने हिंदी पुस्तक में द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग पढ़ा होगा, जाना होगा, और भी बहुत से होते हैं। यदि आप प्रश्न ऐसा आ जाए कि निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए विकल्प में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा द्वित्व व्यंजन है, हो सकता है ऑप्शन में मिलते जुलते हों। द्वित्व तो आपको पकड़ना है, दो समान वर्णों को द्वित्व व्यंजन वर्ण बोलेंगे, ये हमेशा याद रखना, यही इसकी विशेषता है। दो समान वर्ण होंगे, अलग अलग वर्ण नहीं हो सकते हैं।
अब आगे हम पढ़ेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। शब्द को पकड़ें। उच्चारण प्रयत्न, उच्चारण करने में जो प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके आधार पर भी व्यंजनों को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आता है स्वर तंत्री के श्वास का कंपन। स्वर तंत्री के श्वास के कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सघोष और नंबर 2 अघोष। आप पेन और कॉपी पर लिख लें कि स्वर तंत्री के श्वास कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अघोष सघोष। अब अघोष क्या होते हैं और सघोष क्या होते हैं, यही आपकी संधियों में परिभाषा में हम डायरेक्ट इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसलिए आप समझ लें। हम वहां पे अलग से आपको अघोष और सघोष के वर्ण नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एक शब्द ही लेंगे कि अघोष शब्द, अघोष वर्ण आते हैं, सघोष वर्ण आते हैं, तो वो आप पढ़ें। तो हेडिंग लिख लीजिए, अघोष। अघोष किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। स्वर तंत्रियों अंदर से जब हम गले से स्वर निकालते हैं तो उसमें कंपन नहीं होगा बिल्कुल भी। उसे बोलते उन वर्ण बोलने में, तो उन वर्णों को बोलेंगे अघोष वर्ण। जैसे उदाहरण लिखिए, सभी वर्गों के पहले तथा दूसरे वर्ण। ध्यान दीजिए, हमने वर्ग पढ़ाए थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। 5 वर्गों के 5 वर्ग पढ़ाए तो उनके कौन से वर्ण है? पहला और दूसरा व्यंजन या वर्ण तथा तीनों शा, शा, सा और फा, ये होते हैं अघोष व्यंजन। आप हमें लगता है प्रॉब्लम में ना, इसलिए हम बोर्ड पर लिखे देते हैं सभी वर्गों की पहले और दूसरे व्यंजन। तो का, जैसे का हो गया, पहला है दूसरा है, सभी वर्णों में पहला और दूसरा। अब ये तो का वर्ग हो गया, इसके बाद कौन सा वर्ग आता है? चा वर्ग। तो कैसा आएगा? चा, चा के बाद क्या आता है? चा। अब तो समझ में आ गई आपको? इस तरह से लिखते जाइए, टा, फिर ठा आएगा, फिर ता वर्ग का ता, था आएगा, फिर पा और फा आएगा। पहले हर वर्ग माने 5 वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण, और तीनों सा, शा, शा, सा, ये क्या है? अघोष। अब एक प्रश्न तो विद्यार्थियों इधर से बन जाएगा परीक्षा की दृष्टि से कि अघोष वर्ण कौन से हैं, सघोष वर्ण कौन से हैं। अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, सघोष। सघोष में क्या लिखेंगे? इसके जस्ट उल्टी हो जाएगी इसकी परिभाषा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जब हम वर्णों को बोलेंगे हल्का सा, बिल्कुल बारीक, आपको महसूस अगर ध्यान दोगे तभी होगा, कंपन होगा बोलने में। अब जो बचे रह गए वे सब कैसे हैं? सघोष वर्ण। सभी वर्गों के 5 वर्गों के तीसरे और चौथे व 5वां वर्ण जो रहेगा, तो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण कौन से आएंगे? और हा, इसमें हा भी शामिल है, सघोष व्यंजन है। अब है दूसरा प्रकार है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन। मात्रा कैसी होना चाहिए? जब हम बोलते हैं ना, उस मात्रा, उस लेवल, उस स्तर पर, श्वास के प्राण की मात्रा के आधार पर। इस पर भी 2 भेद बताए गए हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। जैसा इनका नाम है वैसे हम प्रयोग करते हैं इनको बोलने में। अल्प प्राण, जहां अल्प माने छोटी मात्रा हो, छोटी मात्रा में वर्ण निकलता हो अपने उच्चारण से, वो अल्प प्राण है। जहां अधिक मात्रा से निकलता हो वो महाप्राण है। अब अल्प प्राण को लिखें और उसमें थोड़ी सी एक लाइन लिख लीजिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती हो, माने बोलने पर बल कम दिया जाता हो, उन्हें बोलते हैं अल्प प्राण। जैसे सभी वर्गों के पहले, तीसरे, 5वें वर्ण, पहले, तीसरे, 5वें। का,
का बोला, का तो हल्की उससे बोल रहा है ना, उसमें मात्रा बल कम लग रहा है बोलने में। ऐसे घ, क्योंकि वो तीसरा आएगा, और पांचवा इस तरह से। और क्या आएगा, या रा लावा, यानी कि अंतस्थ व्यंजन भी किसमें आते हैं, अल्प प्राण में। अब आप दूसरा लिखिए महाप्राण। इसमें क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगती है, माना उच्चारण में बल अधिक लगता हो, उन वर्णों को कहाँ रखा गया है, महाप्राण वर्ग में रखा गया। अब इसके अंतर्गत, महाप्राण के वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो वो आप लिख लीजिए। सभी वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ण, यानी दूसरा वर्ण यानी का वर्ग का खा, और फिर एक चौथा वर्ण रहेगा वो। इस तरह से पहला और चौथा वर्ण या व्यंजन, और शा, शा, सा और हा, ये इतने अक्षर आएंगे महाप्राण में। हा, शा, ये बोलने में थोड़ी क्या मात्रा का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं बोलने में, इसलिए महाप्राण कहलाते हैं। जिनके बोलने में कम बल लगता है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ गए होंगे। तो विद्यार्थियों आप ध्यान से नोट करें, क्योंकि आगे हम संधियों में इनका ही प्रयोग करें। आज की कक्षा में बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।